गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमने 90 डेज़ में कंप्लीट कर ली है अपनी रेलवे की सीरीज। 90 डेज़ के अंदर हमने क्या किया है, देखो 90 डेज़ में हमने अपना रेलवे का जो मैथ्स है उसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया और हमने इसमें डिस्कस किए हैं मेरे ख्याल से 1730 प्लस क्वेश्चंस। जो बच्चे डे 1 से लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से आपने खुद में एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट फील किया होगा। अब अपने पास ये था कि अब हम लोग क्या करें, तो मैंने आपसे लगातार पिछले 2 या 3 वीडियो में मैं आपसे पूछ भी रहा था कि अब रिवीजन स्टार्ट करें या फिर मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करें। तो ऑल ओवर जो मुझे जितने भी कमेंट्स मिले हैं, तो मुझे झुकाव जो दिखा है वो दिखा है रिवीजन की तरफ। तो हम लोग एक टारगेट लेते हैं लगभग 10 या 12 दिन का। 10 या 12 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। रिवीजन जैसे ही अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट लगाने। तो ये सेशंस भी आपको देखने हैं, तो जो बच्चे डे 1 से लगे हुए हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपना रिवीजन क्लास फर्स्ट है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कम से कम टाइम में अपने हो जाएं। रीज़न क्या है कि जो बच्चे पहले दिन से लगे हुए हैं उनके सामने एक चुनौती है कि 90 क्लासेज हैं, 1730 सवाल हैं। तो एग्ज़ाम में इतना तो कर नहीं पाएंगे आप कि पूरा का पूरा फिर से एक बार कर ले जाएं। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कम से कम रिवीजन क्लासेज आप ज़रूर देखें। 10-12 दिन का टारगेट लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना मॉक टेस्ट। देखो ये परसेंटेज की टेबल आपको वहाँ बताई थी, परसेंटेज वाली टेबल ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा एक पार्ट और भी दिया था होमवर्क की फॉर्म के अंदर, वो भी मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, समझाने की नीड नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो CP आपकी कॉस्ट प्राइस है, जिस रेट पर आर्टिकल को खरीदा जाता है। SP आपकी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, जिस रेट पर आर्टिकल को बेचा जाता है। मार्क प्राइस जो रेट लिखी होती है। लाभ या हानि को हम लोग कैलकुलेट किस पर करते हैं, CP पर, और डिस्काउंट को किस पर कैलकुलेट करते हैं, MP पर। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, ये सब आपको निकालना आता है। अब देखो ये उम्मीद मत रखना कि सर फिर से उसी डिटेल के अंदर पढ़ाओ। देखो एक समझदार इंसान की तरह, हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे नए भी हों जो इन चीज़ों को देख रहे हैं कि डिटेल में तो हमने रेलवे के लिए 90 डेज के अंदर चीज़ों को पढ़ ही लिया है। अगर उसी डिटेल में आपको पढ़ना है तो बेटर क्या रहेगा, जाओ वहाँ पर उन वीडियोज़ को देखो। यहाँ मेरा उद्देश्य ये है कि एक बार माइंड के अंदर कुछ कुछ चीज़ें बच्चों के धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है माइंड के अंदर धुंधली होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम टाइम के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को डिस्कस करें। कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है उनको मैं फिर से फोकस करूँगा कि ये ऐसे हमने पढ़ा था, आपको ये ध्यान रखना है, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले इन क्लासेस को देखें और एक अच्छा खासा आप स्कोर करें एग्ज़ाम में। देखो ये अपना टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ। यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। नीचे वाला पार्ट अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सवाल नंबर 1, कई सारे सवाल हैं, सेशन एकदम स्पीड में चलेगा। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपका 1 सेकेंड भी किल ना हो, आप भी कोशिश करें। देखना पहले सवाल में इसने क्या कहा कि एक छात्र एक संख्या को, सबसे पहला काम आपका क्या है इस सीरीज के अंदर, जैसे ही सॉल्यूशन हो जाए, जैसे ही आपको अगला सवाल दिखे, तुरंत के तुरंत उस सवाल को रीड करना है। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल एक लैंग्वेज में, हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, लेकिन किसी भी बच्चे की चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है चाहे हिंदी है, तुरंत के तुरंत आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ लेना है। जिससे एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो अपना जो टाइम है किल होता है, जो 10, 15 या 20 सेकेंड फिर से एक्सप्लेन करने में, वो नहीं होगा। देखो इसने क्या कहा कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। आप कोई भी संख्या मान लो, उसको 5/3 से गुणा करूं और उसको 3/5 से गुणा कर दूं, तो ऐसी कौन सी संख्या लें जो बेटर रहेगी। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से तो वो संख्या 3 से कट जाए, मल्टीप्लाई करना है 3/5 से तो वो संख्या 5 से भी कटे, तो संख्या क्या मान लो आप, 15। 15 को क्या किया उसने, 5/3 के बदले 5/3 से गुणा करना था, 15 को 5/3 से गुणा किया, 3 5 कितना आ गया, 25। ये तो अपना एक्चुअल रिजल्ट है, लेकिन उसने क्या कर दिया इसको 3/5 से,
3/5 इंटू 15 3 बार कटा तो उसका रिजल्ट कितना आ गया है 9। ये उसका रिजल्ट आया है, ये आना चाहिए था। तो उसने कहा कि इसकी गणना के अंदर कितने परसेंट की एरर हुई है। 25 से देखना जरा, 16 की एरर आई किस पर, 25 पर। प्रतिशत में बदलना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से। 25 4 100, 16 4 64, 64% आपका यहां से क्या हो गया, रिजल्ट। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने आपसे क्या कहा। 2 में इसने आपसे ये कहा कि ए का 80% बराबर क्या है, बी का 50% है। और आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, सवाल थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि b बराबर a का x%। इसमें आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आप क्या कर लो भाई, a अपोन में b निकाल लो। जैसी जैसी लैंग्वेज चल रही है, a का 80% बराबर b का 50%, परसेंट जीरो खत्म, b इधर ले आई, इस साइड में क्या बचा 5 और इस साइड में क्या बचा आपके पास 8। अब इसने क्या पूछा, b बराबर a का x%। b जो है वो क्या है, a का x%। b है आपका क्या है 8, और ये किसके बेसिस पर बताना है, a के बेसिस पर जो कि 5। प्रतिशत में बदलना है तो किससे कर दो, 100 से गुणा। 5 से काटोगे 20 बार, 8 गुणा 2 16, 160 आ गया। या फिर जैसी इक्वेशन चल रही है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8, 8 बराबर b, 5 का की जगह गुणा इसका x%। ये आपका इस तरफ जाएगा 8/5 x%। इधर वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा करोगे आप, 100 से। तो इसको सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 160%। आपको वैल्यू चाहिए किसकी, x की, जो कि क्या आ जाएगी 160, लिखा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा। 3 नंबर में इसने आपसे क्या कहा, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या को क्या करें, 100 मान ले, तो पहले वाली कितनी होगी आपकी 20 और दूसरे वाली कितनी होगी 50। आपसे क्या पूछा, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, इसके बेसिस पर इसको बताना है। 20% में बदलना है, गुणा 100 2 बार, और यहां पर रिजल्ट क्या आ गया आपका 40%, लिखा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 4 देखते जाओ, क्योंकि ये सारे के सारे सेशन आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। मैं वापस से वो चीजें रिपीट जरूर कर रहा हूं, लेकिन एक कंसाइज वे के अंदर। ये मान के चलना कि एग्जाम के लिए जो हमने अप्रोच डेवलप की है उसी को फॉलो करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं आपको, जिससे 10-12 घंटे के अंदर या 15 घंटे के अंदर अपना रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो आप भी पेशेंस बना के रखें। ये सवाल ना करें यहाँ पर किंतु परंतु इस टाइप का कि सर इनको डिटेल में क्यों नहीं समझा रहे, वो क्यों नहीं करवा रहे। रिवीजन क्लास है, रिवीजन के थ्रू डिटेल में चला। डिटेल के अंदर बताया था आपको, एसएससी के अंदर या बैंक की एक सीरीज होती है उसके अंदर और डिटेल में चलता है मामला। मतलब क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक सवाल डिटेल में डिस्कस करने पड़ते हैं। 4 में देखो क्या कहा, ए की आय 20 की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ए की आय बी की आय को क्या मान लो आप 100, ए की आय 40% कम है, ए की कितनी हो गई 60। फिर इसने क्या कहा, बी की जो इनकम है ए से कितने परसेंट ज्यादा है, ज्यादा कितनी है भाई 40। किसके बेसिस पर बताना है, 60 के बेसिस पर। परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे, ये 0 से 0 कट गया, ये 2/3। 2/3 को वैसे क्या लिखते हो 66.66%। ये लो आपका रिजल्ट आ गया। चलो भाई सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या कहा, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में वास्तविक परिवर्तन कितना है। एक अप्रोच तो क्या है, एक अप्रोच तो ये है, कीमत मान लो उसकी 100, 25% घटा दोगे तो कीमत कितनी हो जाएगी 75। 20% बढ़ाना है, इस बार इसका 20%, 75 को 2 से किया कितना आ जाएगा 150, मतलब 15 बढ़ जाएगा, तो कीमत कितनी हो गई 90, लिखा जा सकता है। कीमत में वास्तविक परिवर्तन कितना है, तो आप कहोगे 100 से 90 चला गया तो कितने का डिक्रीज 10% का। ठीक, दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इंक्रीज डिक्रीज का। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, -25, फॉर्मूला वही वाला, सक्सेसिव जब भी काम होते हैं x × y डिवाइड बाई 100, और ये रिजल्ट किस में देता है परसेंटेज में।
तो -25 प्लस का 20, फिर क्या करते हो -25 गुणा में 20 और अपोन में आपका क्या आ जाता है 100। 25 से 4 बार कटा, 4 से 5 बार कटा, -20 -5 माइनस का 30 प्लस 20, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -10%। तीसरा मेथड भी इसका होता था रेशियो में, कीमत 25% घटाई, 25% 1/4 होता है, कीमत 4 से कितनी हो गई 3। फिर 20% बढ़ाई, 20% क्या होता है 1/5, कीमत 5 से कितनी हो गई आपकी 6। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, कीमत 20 से 18 चली गई, 2 की कमी किस पर भाई 20 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, ये 10 बार कटा, 0 से 0 खत्म, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 10, और 20 से 18 गया, इसका मतलब क्या हो गया डिक्रीज। तीनों ही पैटर्न आपको आने चाहिए, जिससे क्या है आप कोई भी मान लो एक पैटर्न भूल भी जाते हैं तो भी आपका एग्जाम में ये सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करें। सवाल नंबर 6, देखना क्या कहा है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटा दिया। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो -20 आएगा प्लस 20 आएगा, ये तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा -20 गुणा 20 बटा में 100। या ऐसे केसेस में आपको क्या बताया था, जब इंक्रीज x% का डिक्रीज x% का, तो -x प्लस x कट गया, -x इंटू एक्स अपोन में 100% हमेशा ही क्या आता था इस केस में डिक्रीज। तो आप सीधे सीधे भी चाहें तो 220 का स्क्वायर अपोन में 100, 400 में 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4% किसको बताएगा आपका डिक्रीज को, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। पीछे जो हमने 3 बातें देखी थी पिछले सवाल के अंदर, तीनों की तीनों बातें यहां पर आपकी अप्लाई हो जाती हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 7, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि उससे आय प्राप्त आय पूर्ववत बनी रहे। ऐसे सवालों में एक बात आपको बताई थी कि जब भी कभी 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई होकर तीसरा रिजल्ट निकले, जैसे एरिया निकालते हो तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, एरिया आ गया तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई है। जैसे किसी कंपनी को वेतन देना है, सैलरी देनी है, टोटल मजदूर, एक मजदूर की सैलरी, तो इसका मतलब टोटल कितना खर्चा होगा। ऐसे ही घर के अंदर खर्चा होता आपका, तो उसमें क्या होगा, जैसे शुगर के ऊपर या चीनी पर कितना खर्चा, 10 किलो चीनी लाए, भाव कितना चल रहा था 20 का, तो 10 गुणा में 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ये पैटर्न जहां कहीं भी लगता है उस केस के अंदर आपको पता है क्या लिखते थे हम लोग, या तो सवाल को फॉर्मूले से कर दो, या फिर उस सवाल को रेशियो से कर दो, या फिर उस सवाल को अज्यूम करके कर दो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से डील कर लेते हैं। सबसे बेस्ट वे क्या था, परसेंटेज था आपका। देखना जरा, वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया, पहले 100 था अब कितना कर दिया है 40% कम करके 60। अगेन क्या कह रहा है, खपत कितनी बढ़ाएं जिससे कि ये का यही फिर आपको मिले, तो इंक्रीज वापस कितने का 40 का, लेकिन इस बार किस पर 60 पर। 2/3 बन रहा है, 2/3 क्या हो जाएगा आपका 66, 2/3%। या फिर देखना, किसी भी वस्तु के ऊपर जो भी है उसकी रेट और इनटू में उसका टोटल केजी, ये किसको बताता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर को। इन 2 चीजों से बनता है ये वाला। ये भी आप अज्यूम कर सकते हैं, कैसे भी 40% मूल्य कम कर दिया, 40% क्या लिखते हो 2/5। पहले 5 रुपए लगते थे 1 किलो के, अब 2 कम कर दिए, कितने लगेंगे 3। ये क्या है रेट पर केजी, ठीक है। कंजम्पशन कितना करना है जिससे कि आपका जो टोटल मेंटेन है वो सेम रहे। तो ऐसे सवालों में क्या करो, ये 3 इधर ले आओ, 5 इधर ले जाओ। इससे फायदा क्या होगा, पहले 5 रुपए किलो भाव चल रहा था, 3 किलो कंजम्पशन हो रहा था, टोटल खर्चा 15 का। अब इसने क्या किया 40% रेट गिराई, अभी उस वस्तु की कीमत जो है वो 3 रुपए प्रति किलो है, टोटल 15 ही मेंटेन करना है, तो इसलिए आपने 5 यहां रखा, 3 गुणा में 5 15 आ गया टोटल एक्सपेंड आपका जो केजी। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका उपभोग कितना बढ़ा है, 3 से कितना कर दिया 5, 2 का इंक्रीज किस पर 3 पर, तो कितना आ जाएगा 66, 2/3%। आपको कहा था ये पैटर्न फॉलो कर देना, इसको एकदम एग्जाम्पल लेकर के डिटेल में भी एक्सप्लेन किया था कि इसको 100 के बेसिस पर क्यों करते हैं और इसका क्या फायदा होता है। ये आपको प्रीफर करना है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आप चाहे तो माइंड में कर सकते हैं। 100 से 60 आ गया, 60 से वापस 100 मेंटेन करना है, 40 बढ़ाया 60 के बेसिस पर, 0 से 0 2/3, ऑप्शन आपका डी सीधे सीधे करेक्ट हो गया। चलो भाई
सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 8 नंबर में देखो इसने क्या कहा, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी, प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी, परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है। देखो 25% क्या होता है, 1/4, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, मजदूरों की संख्या पहले 4 थी, बाद में कितनी कर दी, 5। ये हो गई मजदूरों की संख्या। मजदूरी क्या कर दी, 25% कम कर दी। पहले 4 रुपए एक को देते थे, फिर कितने देने लग गए, 3 रुपए देने लग गए। टोटल कितने का खर्चा होता था, पहले 4 मजदूर थे, एक को 4 रुपए, 16 रुपए का खर्चा। अब 5 मजदूर, एक को 3 रुपए, 15 रुपए का खर्चा। कमी कितने की भाई, 1 की। किस पर, 16 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 6 96, 4 बचा, 16 2 32, 16 5 80। तो यहां से क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है कितने का, 6.25% का लिखा जा सकता है। चलो, और उसको आप चाहते तो देखो 100 मान करके भी कर सकते थे। कैसे कि कंपनी के अंदर क्या हुआ, मजदूरों की संख्या 100% बढ़ा दी, तो पहले 100 रुपए जो भी लगते थे, मजदूरों की संख्या 25% बढ़ाओगे तो 25% पैसे भी तोड़ देने पड़ेंगे। तो खर्चा कितने का होने लग गया, 125 का। लेकिन 125 का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन क्या करा, मजदूरी 25% कम कर दी। इसका जब आप 25% कम करेंगे, यहां पर 25% इसका क्या होगा, 1/4। 100 का 1/4 कितना होता है, 25। 25 का 1/4 कितना होता है, 6.25। तो इसका मतलब यहां पर कम कितना होगा, 25 माइनस 6.25। 25 कम करोगे तो 100 आ जाएगा, और उससे भी 6.25। इसका मतलब पहले 100 का खर्चा था और दूसरे वाली कमी ये है। अगर आप एडजस्ट करवा सकते हैं तो ये तरीका भी आपका सटीक है। चलो भाई, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखना। क्या कहा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। क्या सीखा था, पहले 100 रुपए का खर्चा हो रहा था, 20% की वृद्धि होगी तो खर्चा कितने का होगा, 120 रुपए का। लेकिन क्या कह रहा है कि नहीं भाई, हम लोग तो खर्चा 100 ही रुपए रखेंगे, चीनी की खपत कम कर देंगे, तो 120 रुपए आज की डेट में देने पड़ेंगे। लेकिन आप देना चाहते कितने, 100। 20 की कमी करनी होगी आपको खर्चे में, किसके बेसिस पर, आज के भावों पर। और यही इफेक्ट हमने पढ़ते टाइम देखा था, 16 सही 2/3%। पढ़ते टाइम क्या देखा था, यहां पर जो हम रुपए में कमी कर रहे हैं, असल में देखा जाए तो ये कमी आपकी वजन में जाकर के बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। सीधे सीधे इसको डील कर सकते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट रिजल्ट हो गया। सवाल नंबर 10 पर आ जाओ। सवाल नंबर 10 की बात करें तो देखना, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। देखो, संख्या के 75% में 75 जोड़ा, वो संख्या मिल गई। 75% में वैसे कितने परसेंट जोड़ोगे वो ओरिजिनल नंबर मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर ओरिजिनल नंबर 100% होता है। 75% में 25% ऐड कर दें तो आपका ये 100% बनेगा। इसका मतलब 25% किसको बता रहा है, इसने क्या कहा, 75% में क्या ऐड करें, 75, और परसेंटेज में अगर ऐड करोगे तो कितना होगा, 25%। तो एक बात बताओ, 25% 75 को 3 से गुणा किया, 100% किसको बताएगा, 300 को। लेकिन आपको इसका क्या बताना है, ओरिजिनल नहीं, 40%। परसेंटेज इसको खत्म कर देगा, 40 गुणा में 3, 120 आपका यहां से हो गया रिजल्ट। चलिए भाई, सवाल नंबर अपना 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखना जरा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगा दो भाई, 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटा में 100, 10 10 20, और एक आपका कितना आ जाएगा, 21%। एक तरीका सीधे सीधे। दूसरा, भुजा मान लो कितनी है, 10, 10 से भुजा कितनी हो गई, 11, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, 100 से कितने का चला गया, 121, कितने का इंक्रीज, 21 का, जो कि 100 पर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो परसेंटेज में भी आपका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे रिजल्ट 21%। चलो भाई, सवाल नंबर अपना 12 देखना। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% के पास एक भैंस है, 15% के पास गाय और भैंस दोनों है।
कुल परिवार 96 हैं, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? वेन डायग्राम का सवाल है। कैसे बनाते थे? वेन डायग्राम के अंदर कॉमन का डेटा आपके पास किसका है? तो कॉमन का डेटा है 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। ये ले ली काऊ और ये ले ली हमने बफेलो। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ये दोनों की दोनों चीजें हैं। चलो 60% के पास क्या बताया? गाय है। काऊ का ये वाला है 60%, 15 इधर हो गया तो ये कितना बचा? 45%। फिर देखना बफेलो वाले कितने हैं? 30%, 15 फिल कर ही दिया आपने, तो ये कितना बचा? 15%। 60 ये है, 15 ये, तो इसका मतलब 75% परिवारों के पास कुछ ना कुछ है। आपसे क्या पूछा है? ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है, ना भैंस है, ना दोनों है? टोटल फैमिली कितनी है? 96। 75 के पास तो कुछ ना कुछ है, चाहे दोनों हो, सिर्फ गाय हो, सिर्फ भैंस हो। 25% इसका निकाल दो जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 24 4 96। 24 फैमिलीज ऐसी हैं अपने पास जिनके पास कुछ भी नहीं है इनमें से। सवाल नंबर अपना 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्या कहा। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 17% दोनों में। कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? तो देखो फेल किसको मानते हो? चाहे दोनों में फेल हो, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो। जैसे मान लो कोई बच्चा 12वीं क्लास में है, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो क्या उसे आप ऐसा कहेंगे बार बार एक सब्जेक्ट में फेल है? नहीं। जब टाइम बीत जाएगा तो क्या कहा जाएगा? वो बच्चा 12वीं में फेल हो गया था। ठीक है, तो वही स्टोरी यहां पर है। वेन डायग्राम आपको किसका भरना है? कॉमन वाला पार्ट देखो, 17% दोनों में असफल होते हैं। ठीक है, इधर आपके पास हिंदी है और इधर आपके पास इंग्लिश है। अब देखना जरा हिंदी में कितने लोग फेल हुए हैं। हिंदी में टोटल 52% फेल हुए हैं, तो ये कितने बचे आपके भाई? 35। टोटल 52 है, 17 भर दिया, 35। फिर देखना इंग्लिश के अंदर टोटल 42 है, 17 यहां पर आपके पास है, तो यहां कितना बचा आपके पास? 25। ठीक है, फेल होने वाले ये सारे के सारे बच्चे हैं। ये एक सब्जेक्ट में है, ये दोनों में है, ये एक में है। सबको ऐड करोगे 30 20 50 और 60 60 10 70 और 77% बच्चे फेल हो गए। एक सब्जेक्ट में फेल होना भी फेल होना होता है। तो पास कितने हुए? फिर पास आपके पास हुए 23%। टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं? 100% लिखा जा सकता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, लैंग्वेज को जल्दी से रीड करें। सवाल नंबर 14 देखो, किसी प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी को, मतलब कोई एस्पिरेंट है, एक एग्जाम में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वो 30 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक हैं, तो उत्तीर्णांक अंक क्या है? देखो 20% लाया, फेल हो गया, कितने नंबर से? 30 नंबर से। तो यहां पर तो वो है फेल वाला और इधर है वो पास वाला। अब यहां पर बीच के अंदर ये जो पास हुआ है, वैसे देखा जाएगा तो बीच में आपको कहीं क्या मिलती थी? इसमें पास लाइन। ये कितने लाया? 20%। दूसरा कितना लाया? 32%। दोनों का गैप कितना है? 12% का। नंबर में गैप कितना है? तो देखो ये वाला जो बच्चा है 20% लाके फेल हुआ, ये कितने से फेल हुआ? 30 नंबर से। ये पास तो हो गया, लेकिन इसके पास कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा भी हैं। वो एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हैं आपके? 42। तो एग्जाम के लिए मैंने आपको यहां आपको क्या सिखाया था कि ये जो पास लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा माइंड के अंदर अज्यूम करें। एक 20% ला रहा है, एक 32% ला रहा है, एक फेल है, एक पास है, तो डिफरेंस तो 12% है। लेकिन इस डिफरेंस को एक्चुअल डेटा के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? 20% में 30 नंबर जोड़ोगे, पास हो जाएगा। उस 30 के अंदर 42 नंबर और जोड़ दोगे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 32। तो इसका मतलब 20% से 32% तक अगर आप जाएंगे, 12% आपने ऐड किया, जो एक्चुअल में कितना है? 72। किससे गुणा किया? 6 से। आपसे क्या पूछा? पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की नीड है? देखो 20% जो नंबर लाया है बच्चा, वो फेल हो गया। अगर वो 30 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। 12% किसको बताता है? 72 को। 1% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 6। इससे भी परसेंटेज में देखोगे तो ये कितने परसेंट बनेगा? 5%। तो इसका मतलब पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? 20% प्लस 5, टोटल 25%। कुछ याद आ रहा है या पीछे वाला सारा का सारा ही माइंड से साफ हो चुका है?
सारा माइंड में साफ नहीं करना है भाई। देखो, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को दे देता है और 30% भाग पुत्री को दे देता है। शेष का 80% किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब उसके पास अगर 16,000 बचे तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। इसके अंदर आपको कहा था ये वाले जो सवाल होते हैं और चुनाव वाले जो सवाल होते हैं, इनमें फोकस क्या करना होता है, रिमेनिंग। उसके पास x रुपए थे। अब उसने क्या किया, 50% भाग अपने पुत्र को, 30% अपनी पुत्री को, 80% दे दिया। कितना बचा, 20%। x का 20%, x का 1/5। अब इसमें से इसने क्या किया, ट्रस्ट को 80% और दे दिए, बचे कितने, 20%। तो 20% अगेन क्या हो गया, 1/5। बचे हुए पैसे कितने बता रहा है भाई, 16,000। देखना, 16 5 80 हो गया। 80 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 400। और 3 जीरो ऑलरेडी इसके पास है। तो एक्चुअल में उस आदमी के पास 40 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख रुपए मेंटेन थे। सवाल नंबर 16, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। एक लाइन में कैसे सोल्व करते हैं ये चीज मैंने बता दी है। और किसी बच्चे को फिर भी कंफ्यूजन हो तो वो क्या करे, इन सेशंस में जाए और वहां पर इनको डिटेल में पढ़े। ये उन्हीं के लिए है सेशन, एक तरीके से फायदेमंद किन के लिए होंगे भाई, जिन्होंने मेहनत की इतने दिनों तक। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 2% अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का कितना है आपका, 75%। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, देखो टोटल मतदाता कितने हैं भाई, x हैं। 25% वोट डालने नहीं जाते तो गए कितने, 75। तो x का 3/4% लोग वोट डालने गए। इसके अंदर भी 2%, ये जितने भी डले 2% इनवैलिड हो गया, तो कितना बचा, 98%। 98 को अगर आप लिखना चाहोगे, 98 अपॉन में 100, 49/50 मेंटेन हो जाएगा। ये वैलिड वोट्स हैं। अब इसने क्या कहा, एक को वैलिड वोट का 75 मिला, जो क्या है 3/4, 75%। और ये वोट मिले कितने, 9,261। ये मामला अपने को यहां से सोल्व करना है। कैलकुलेट अब जब आप करेंगे तो देखना, 9 आ गया, 1 बार 0 बार, 9 2 18, कितना बचा, 8 8 बचा ना, 18 8, ठीक है। 9 9 आपका 81 लिखा जा सकता है। 49 से कट करोगे तो 2 बार, 49 गुणा 2 98, कितना बचा, 4 98, एक बार सॉरी 4 बचा, 49 में एक बार फिर भाग चला गया। 4 गुणा 4 16, 16 एकम सॉरी 4 गुणा 4 16, 5 80, 80 और एक 0, तो इसका मतलब ये 800 हो गया। 800 को गुणा करोगे इससे तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 16,800। 16,800 आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट, लिखा जा सकता है। अगेन इस पैटर्न के अंदर भी हमने रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट सीखा था कि ये सवाल एग्जाम में आएंगे, सीधे सीधे आप इनको एक एक लाइन के अंदर खत्म करेंगे। चलो भाई, सवाल नंबर 17 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना जरा। 17 नंबर में क्या कहा, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, महिलाओं की 8% बढ़ी, लेकिन कुल कितनी बढ़ी, 9%। तो शहर में पुरुषों की संख्या बताया था ना आपको, जैसे दूध और पानी एक मिक्सचर है, वैसे ही शहर की जनसंख्या में आदमी और पुरुष हैं, एक दूसरे में घुले हुए नहीं है, लेकिन नजरिया वही रखोगे तो आदमी और पुरुषों का मिश्रण क्या हो गया, पूरी की पूरी जनसंख्या। अब यहां पर मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। आपके पास क्या दिया, पहले तो आदमी मैन और यहां पर औरतें। आदमी कितने, 10%, औरतें कितनी, 8%, टोटल कितने हैं भाई, 9%। ठीक है, 9% बढ़ी। यहां से इसे सोल्व करोगे, बड़े में से छोटे को लेस किया, 1:1 आ गया। शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, टोटल 8,000 है। ये जितने होंगे उतने के उतने ये होंगे, तो पुरुष कितने होंगे, 4,000। महिलाएं भी आपके पास कितनी होंगी, 4,000, लिखा जा सकता है। कुछ खास नहीं करना था इसमें भी। और आई होप अब तक आपने एग्जाम अप्रोच तो सीख ली होंगी हर पैटर्न के अंदर। देखो, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, प्रति वर्ष कितनी 10% बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 64,000 का 110 110 और 110% आप यहां पर लिखोगे। क्या करोगे, 64,000 आपके पास जनसंख्या, इसका 10% बढ़ा के ना लिखकर सीधे सीधे 110% लिखोगे, जो क्या होगा 11/10, अगेन 11/10 और अगेन आपका 11/10 लिखा जा सकता है। 3 जीरो से 3 जीरो आपके खत्म हो गए। देखो, यूनिट डिजिट का सारा लिख सकते हो, 1 गुणा 1 गुणा 1,
4। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन आपका ए होगा या आपका ऑप्शन सी होगा। सम ऑफ डिजिट की बात करें तो ये सम ऑफ डिजिट 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और ये 6 4 10 1 बन गया। तो सम ऑफ डिजिट आपके पास कितना आया है, डिजिट सम आपके पास आया है 8। पहले ऑप्शन में देखना 8 9 हट गया, 8 4 12 और 5 17, 17 को क्या लिखोगे 7 और 1 8, ये जस्टिफाई करता है पहला ऑप्शन। दूसरे की बात करें अगर हम लोग 8 1 9 हट गया, 8 2 10 4 14, इसका 5 बना तो ये आउट हो गया। डिजिट सम भी पढ़ा दिया है, यूनिट डिजिट भी पढ़ा दिया। जब हमने पिछली बार इन सवालों किया था वो चीज़ें नहीं थी। तो एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, या तो देखो 1331 गुणा 64 करोगे उससे रिजल्ट आ जाएगा। कई बार आपका मन नहीं करता है कैलकुलेशन करने का तो फिर आप सहारा ले यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट से हमने 2 ऑप्शन खत्म किए और डिजिट सम से फिर एक बचा हुआ ऑप्शन और खत्म हो गया और आपका सवाल तुरंत सोल्व हो गया। अगर इतनी सारी चीजें नहीं लगती तो क्या करते, देखो 11 का गुणा है तो डिवाइड करके देखते कि किस संख्या के अंदर 11 का डिवीजन जा रहा है। 3-4 हथियार आपको बताए थे। यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम का भी ले सकते हो, डिजिट सम का भी सहारा ले सकते हो। देखना, एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटा। 3 साल के बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो देखो 6250 है, 10% का डिक्रीज हुआ, कितना बचा 90%, 9/10। फिर देखना 20% का डिक्रीज, 20% 1/5 होता, 80% बचेगा 4/5। 30% गिर गया, 70 बचा, तो इसको 7/10 आप लिख सकते हैं। ये मामला यहाँ से आपका कट गया, इसको आप काटेंगे यहाँ से 5 से तो ये कितना आ जाएगा 125, ठीक है भाई। और इसको भी अगर आप काटेंगे 125 गुणा 4 करोगे 500, 1 0 यहाँ आ गया, ये आ गया आपका 50। और इसको क्या करने 9 गुणा 7 63, 50 गुणा में आप लिख सकते हो 63, ठीक है। कोई गड़बड़ कोई नहीं की। चलो यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखो 0 है तो 0 तो आना ही था। 5 गुणा 3 15, सॉरी इसमें तो नीड ही नहीं है। 5 गुणा 3 15, 6 30 और 1 31, 3150, ठीक है। ये तो नकली सा मल्टीप्लाई है। सवाल नंबर अपना 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, देखना 20 नंबर में क्या कहा, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है, खर्च भी 10% बढ़ता है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 2 हिस्सों में इनकम आपकी ब्रेक होती है। जो कमाया उसमें से कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और कुछ आपके पास बच जाएगा। अब देखो आय 100 रुपये वो कमाता था, 75 रुपीज खर्च करता था, तो बचाता कितना था आपके पास, बचत कितनी थी उसकी 25, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए। आय 20% बढ़ गई, कितनी हो गई 120, ठीक है। यहां पर खर्चा कितना बढ़ गया उसका 75 तो था ही था, 10% और बढ़ गया। इसको ऐसे लिखता हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले 100 कमाता था, 20% एक्स्ट्रा कमाएगा। अब देखो बचत की बात कर रहा है, पहले बचत कितनी थी 25। अब एक बात बताना, सारा खेल वहां पर भी आपको मैंने यही सिखाया था, 175 25, 100 तो कमा ही रहा था, 20 एक्स्ट्रा इसके पास है। अब देखो 100 कमाए, 75 खर्च किए, 25 बचा ली। ये तो पहले का सिनेरियो, इसमें भी सेट होता है। ये पैसा उसने एक्स्ट्रा कमाया 20 रुपए, इसमें से उसने क्या किया 7.5 तो खर्च कर दिए और बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 12.5 रुपए, ये उसकी क्या होगी एक्स्ट्रा बचत। तो पहले बचत उसकी 25 थी, अब कितनी हो गई 25 प्लस 12.5। ये चीज मैंने आपको कही थी कि अगर आपको ये वाला पैटर्न पता है तो फिर सवाल आपका इजीली सोल्व होगा। देखना जैसे सेविंग कितनी बढ़ी, शुरुआत में 75% खर्च कर दिया तो 25% उसकी कितनी 25 रुपए क्या होगी सेविंग। आय 20% बढ़ी, जेब में 20 रुपए एक्स्ट्रा है, खर्चा 10% बढ़ गया, पहले 75 था, 10% मतलब 7.5 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा। एक्स्ट्रा इनकम में से एक्स्ट्रा खर्चे को लेस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगी एक्स्ट्रा सेविंग। और इसको अगर आप परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो गुणा कर दें यहाँ से 100 का, 25 से काटोगे 4 बार। अब देखना या तो इसको ऐसा करो 12.5 आ गया, 12.5 को 4 से करोगे तो ये रिजल्ट क्या दे देगा 50%। असल में मैंने वहां भी आपको समझाते टाइम यही कहा था कि एग्जाम अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करना। ये सवाल हमेशा ही इतना सा लिख करके सोल्व हो जाते हैं। जो सवाल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेंगे बिल्कुल मैं उनको एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। चलो 21 नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर
सवाल नंबर अपना 21 देखना। एक परिवार चावल, मछली, तेल पर खर्चे का अनुपात 12-17-3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20%, 30%, 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो यहां पर एक बात बताओ, पहले टोटल खर्चा कितना होता था, 17, 3, 20 और 12, 32 रुपए का। पहले खर्चा कितने का हो रहा था, 32 का। एक्स्ट्रा खर्चा देख लेते हैं, 12 का कितना, 20%। देखो 12 का 20%, एक्स्ट्रा रुपए लगे ना, पहले 12 रुपए खर्च हो रहे थे, चावल के ऊपर 20% और बढ़ गए, तो 12 का 20%। तो यहां पर 12 का 20% करोगे तो 240% लिखा जाएगा। 17 का 30%, 17 गुणा 3 51, 510%। फिर क्या होगा, 3 गुणा 30 90%। परसेंट और इसको भी क्या करोगे, परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100 से। तो 100% को खत्म कर देगा। आपको सिर्फ ये बात सोल्व करनी है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। सोल्व करें, ये तो हो गया 600, 600, 700, 800, 840 डिवीजन में कितना आ गया भाई, 32। 8 से काटोगे 4 बार, ये कितना आ गया, 105। 4 का डिवीजन कितनी बार हो जाएगा, 26 बार। 100 में तो 25 बार होता है, तो फिर एक बार और हो गया। तो यहां से कितना आ गया, 26 1/4%। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से गड़बड़ नहीं की होगी, ठीक है। देख लेना बाई चांस अगर कुछ हो तो, अदरवाइज ऑप्शन डी इसका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। चलिए भाई, तो इस सवाल के अंदर भी क्या करना है, एकदम डेप्थ के अंदर आपको नहीं जाना है, सीधे सीधे आपकी परसेंट वैल्यू वापस से परसेंटेज में बदलते हो तब 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे कट जाती है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य आपको बताना है। देखो कमी 10% हो गई, आप 270 रुपए दुकान वाले के पास लेके गए। अब उसने क्या कहा कि भाई 10% की कमी हो गई, तो 270 का 10% कितना होगा, 27 रुपए। दुकान वाला आपको क्या कहेगा कि ये लो भाई साहब आपके 27 रुपए बच गए। तो आप कहोगे नहीं यार, क्या पहले तो पूछो क्यों बच गए। तो वो कहेगा कि चीनी की कीमत है वो 10% गिर गई है, तो आपको 270 रुपए में आप पहले जितने भी किलो चीनी लेकर जाते थे उतने किलो चीनी 27 रुपए कम में आ जाएगी। तो आपने क्या कहा, चलो 27 रुपए के बदले भी क्या कर दो, चीनी दे दो। तो उसने क्या कहा, क्या किया, 1 किलो आपको चीनी दे दी। तो ये क्या है, आज का भाव, आज की डेट के अंदर 1 किलो चीनी के 27 रुपए आते हैं। अब इसने क्या कहा कि चीनी का आरंभिक भाव, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी x और रेट कितनी गिरी, 10%। तो पहले वाली का 90% आज की रेट है, पहले वाली को 10% गिराओगे जो भी रेट आएगी वो ये होगी, तो पहले का 90%। तो यहाँ से 9 3 27, सीधे सीधे पुरानी रेट कितनी होगी, 30 रुपए प्रति किलो। ये बहुत ही आसान भाषा के अंदर ये सवाल सोल्व हो जाते हैं और मैंने आपको सिखाया था कि इनको वर्बली भी किया जा सकता है। बातें अगर इतनी एक बार आपने पहले पढ़ लिया, खुद से एक बार रिवाइज कर लिया, अब साथ साथ में बातों को अगर आप पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। देखो चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होगी, वह केवल 10% बढ़ाना है। खपत देख रहा, क्या करते थे, 100 रुपए जहां लगते थे 130 लगेंगे, लेकिन हम तो तैयार हैं सिर्फ खर्चा 10% बढ़ाने को। तो क्या करो, 20 रुपए की कमी करो, किस पर, 130 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। ये हो गया। 200 में 13 का डिवीजन करोगे, 20 के अंदर 13 का डिवीजन एक बार, 70 में 5 बार, फिर आपके पास क्या बचेगा, 13 3 15.3 समथिंग। तो 38 ऑप्शन आपका क्या आ गया, बी। तो ये सवाल तुरंत के तुरंत आप चाहें तो डील कर सकते हैं। सारा का सारा पैटर्न वैसा ही यूज करने का प्रयास हो रहा है जैसा हमने एग्जाम अप्रोच के नाम पर सीखा था। देखना क्या कहा, एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के सवाल आने स्टार्ट हो गए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य देखो, 27 में उसने खरीदा, विक्रय मूल्य का 10%, ठीक है, कि लाभ पर बेच दिया। प्रॉफिट क्या है भाई, प्रॉफिट है आपका एसपी का 10%, मतलब 1/10 का की जगह ये लग जाएगा। तो प्रॉफिट अपोन में एसपी का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1/10। मतलब 10 रुपए में वस्तु को बेचा, 1 का लाभ हुआ। तो एक बात बताओ, सीपी कितनी होगी, 9 रुपए में वस्तु खरीदी, 1 का लाभ लिया, 10 में बेच दिया। अब 9 किसको बताता है, आपका 27 रुपए को। आपसे क्या पूछ रहा है, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी है, 10, 3 गुना फिर कर दो, 30 रुपए।
तो ये वाले सवाल भी क्या है, आप इजी वे के अंदर कंपैरिजन करके इनको डील कर सकते हैं। 25 नंबर पर आ जाते हैं भाई, सवाल नंबर अपना 25 देखना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपीज में बेचता है, उसमें लागत मूल्य के बराबर रुपए में प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य। असल में ये किस बात को जस्टिफाई करते हैं, x रुपए में अगर आपने वस्तु को खरीदा है तो इस x रुपए पर x% ही लाभ होगा, जो कि किसको बताएगा, 75 को। ठीक है, ये पैटर्न होता है। आपको क्या सिखाया था, ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन करो, और बाई ऑप्शन में क्या करना है, सबसे इजी ऑप्शन को पहले डील करो। जैसे 40 है तो 40 रुपए में अगर खरीदा तो 40 का 40% आप निकालेंगे, परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, 40 का 40% 16 आएगा, तो ये कितना बन गया आपका 56। ये तो गलत हो गया, 75 आना चाहिए था। फिर क्या किया, 50 है, 50 का 50% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 का 50% आधा, तो पूरा का पूरा ऐड होके 75 बन गया, ये करेक्ट है। अब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते, 40 है, 40 का 40% 16 रुपए होता है, ऐड किया 56, गलत। 50 प्लस 50 का 50%, 50% का मतलब हाफ, तो उसमें 25 ऐड किया 75। तो ये सवाल आपका ऐसा था, आप चाहें तो इसे सीधे सीधे वर्बली डील कर सकते थे। चलो भाई, सवाल नंबर 26 की बात कर देते हैं हम लोग यहां से। सवाल नंबर 26 देखना क्या कहा, किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपए, सॉरी देखना, किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपए वस्तु का लागत मूल्य। एकदम नकली सवाल। 100% में खरीदते हो, 15% लाभ लोगे तो कितने में बेचोगे, 115%। अगर आप 10% का प्रॉफिट लेंगे तो कितने में बेचेंगे, 110% में। इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 10 रुपए। 115% 110% का डिफरेंस कितना भाई, 5%। 5% किसको बताता, 10 रुपए को, जस्ट डबल किया 5 को। 100% की वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी सीपी है, जस्ट डबल कर दोगे, क्या आ जाएगा रिजल्ट, ऑप्शन डी आपका। चलो भाई, सवाल नंबर आपका 27 देखना, रमेश ने कोई वस्तु 30% हानि पर बेची, यदि वह इसे 140 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। देखो आर्टिकल कितने में आता है आपका, 100 में, 100%। 30% हानि पर मतलब कितने में बेच दी उसने, 70 रुपए के अंदर बेच दी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से तो बाद में कंपेयर करेंगे। यदि वह इसे 140 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अगर उसे 40% का लाभ लेना है तो 100 रुपए में खरीदी हुई वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 140 में। ये उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस 1, और ये वो सेलिंग प्राइस है जिसके ऊपर उसने एक बात को अज्यूम किया है। रमेश ने क्या किया, 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी, उसको 30% लॉस पर बेचा, तो कितने में बेचेगा, 70 में। फिर इसने कहा कि रमेश अगर ऐसा कर देता तो उसे 40% का लाभ होता। 100 रुपए की चीज को अगर 140 में बेचोगे तभी 40% का लाभ होगा। तो इसका मतलब उसने पहले कितने में बेचा था, 70 में, और ये क्या चाह रहा है, कितने में बेच दे, 140 में। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 70 का। एक्चुअल में अंतर कितने का, 140 रुपए का। क्या किया, जस्ट डबल। तो पुस्तक का क्रय मूल्य 100 का जस्ट डबल कर दोगे, कितना आ जाएगा, 200। ये कंपैरिजन करना था। एक वो सीपी जो एक्चुअल है, एक वो एसपी जिसे अज्यूम किया गया है। चलो भाई, अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 28 क्या कहा, देखना, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि, 21% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे। 100% सीपी है, 29% डिक्रीज करोगे तो कितना आएगा, 71%। 355 अगर आपका 71% है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाई 71। और आपको 21% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे, 121% में। किससे कटा भाई, 5 बार। 5 से गुणा करोगे 5, और ये आपका 12 5 60, तो वस्तु को कितने रुपए में बेच दे, 605 रुपए में। पेशेंस लूज नहीं करना। देखो भाई, सीधी सी बात ये है, सभी यही चाहते हैं कि शांति से 2-4 सवाल करवाए जाएं, इधर उधर की बात की जाए। मुद्दा ये है कि बच्चे खुद के लिए सीरियस नहीं होते हैं। एक सिनेरियो आपने देखा होगा अमूमन यूट्यूब पर पढ़ते हुए, कि एक आधा सवाल करवाया, फिर बातें चल रही हैं, खुद की तारीफें चल रही हैं, हमने जीवन में ये किया, हमने वो किया है, ऐसा किया है, इतने चमत्कारिक टीचर हैं कि आप पढ़ लोगे ये हो जाएगा।
किसी को कोई खास आपसे मतलब होता नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि है नहीं है, लेकिन उनकी मात्रा आपको 2-4% मिलेगी मुश्किल से, जो डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे टॉर्चर होते हैं, मुझे भी पता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपके पास मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं बचा है, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा है, 1 मंथ के अंदर अगर आप अपना जी जान लगा देते हैं, ठीक है, तो एक आपके पास सिनेरियो है कि आपकी जॉब लग जाएगी। जी जान नहीं लगाएंगे तो जो मान लो नहीं लगेगी। फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है उसका महत्व मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो सबसे पहले मतलब जिसके पास जितनी कम एज के अंदर आती है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो जाता है। फैमिली हो, आसपास के लोग हो, हर जगह वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है, या लोग भी उससे पूछते रहते हैं राय मानने। और सरकारी नौकरी लग गया कोई तो फिर तो उसे पता नहीं क्या समाज क्या पूछ ले, समझने लग जाता है ये तो खुदा ही है। जी जान लगा दो, जॉब लग गई, उसके बाद पता नहीं, मान लो मैं आप सोचेंगे ठीक है चल रहा है यार, ये तो पढ़ा हुआ ही था, फिर से टीचर वही करवा रहा है। टीचर को कोई आनंद थोड़ा ना रहा है। एक बात बताओ, सोच के देखो, मैं 10 सवाल लाता, एक सवाल के ऊपर 5 मिनट लगाता, और हर सवाल के बाद 1 मिनट बात करता, 2 मिनट भी कर लेता, 5 मिनट भी कर लेता, 1 घंटे में आपको 10 सवाल करवाए। ऐसा भी तो हो सकता था ना। एक सोच के देखें आप। कई बच्चे क्या जज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या ये वाहियात काम चल रहा है, क्लास को अभी मुश्किल से 45 मिनट नहीं हुए, क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंच गए। भाई मुझे कोई शौक थोड़ा ना रहा है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको जीवन के अंदर मतलब जो इन क्लासेस को देखते भी होंगे सिंसियरली, हो सकता है उनका ऐसा संयोग ना रहा हो जीवन के अंदर कि ऑफलाइन में गई वहाँ भी बात नहीं बनी, ऑनलाइन में पैसे भी खर्च किए होंगे कहीं, वहाँ भी बात नहीं बनी, कहीं ऑनलाइन के अंदर यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ा, वहाँ भी बात नहीं बनी। फाइनली उनको ये लगा कि यार ये टीचर ठीक है, 90 डेज में इसने अपने को ईमानदारी से पढ़ाया है। 1750 सवाल, अगर आपने कभी पेड कोर्स भी ले रखा है रेलवे के नाम का, चेक करके देखें कि सच में उसमें इतने सवाल हैं क्या बोर्ड के ऊपर। हाँ, अगर अपना भी पेड कोर्स होता तो जायज़ सी बात है 1750, या उसके अंदर रेलवे का ही बैच होता 3000 सवाल मैं करवा देता, 3000 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे देता। उन बातों को छोड़िए। तो मेरा मुद्दा ये है कि थोड़े से सीरियस रहें, और मैं किनको टारगेट लेके चलता हूँ, वो बच्चे जो चाह रहे थे बहुत टाइम से कि कोई ऐसा शिक्षक मिले जो उनको मैथ सिखा दे। अब लास्ट मोमेंट के अंदर आपको छोड़ा भी नहीं जा सकता ऐसे कि चलो सीरीज खत्म हो गई, या बैंक के लिए स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों के लिए, नहीं। उसमें आप इन सारी की सारी चीज़ों को भूल जाते, फ्लो नहीं बनता और कुछ हो जाता, 1000 बातें हो सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों को चलाया है। और इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर आपने टाइम किल कर दिया, क्योंकि जितनी देर में आप सवाल करके सोल्व करते हैं बिल्कुल उतना ही टाइम 1 घंटे में हो सकता है आपका खुद का एवरेज 30 सवाल सोल्व करने का ना आए प्रैक्टिस करते टाइम, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये एवरेज अच्छा खासा आपका मेंटेन रहे। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखें। देखना, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो 3 का एसपी क्या है, 4 का सीपी, यही पैटर्न था ना। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य सीपी, 3 को बेचा तो 3 का एसपी। ठीक है, तो इसने क्या कहा, प्रतिशत लाभ। आपको क्या कहा था, इस तरफ लिखा हुआ ये सीपी है, ये आपका एसपी है। क्यों, एसपी अपॉन, या फिर रेशियो बनाओगे तो सीपी अपॉन क्या लिखोगे, एसपी। ये 3 है और ये इधर का 4 चला जाएगा, यही बात थी। और मैंने आपको क्या कहा था, इस बात को पकड़ दो बस। क्या, सीपी इधर दिख रही है, 3 रुपए की चीज 4 में बेची, तो भविष्य में क्या करोगे, 3 की चीज 4 में बेची, 1 का लाभ 3 पर। ऑप्शन कौन सा भाई, बी। सीधे सीधे आप रिलेट कर सकते हैं, ये बात आपको पकड़नी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। सवाल नंबर 30 पर आ जाते हैं। 30 नंबर में देखना जरा, क्या कहा, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत देखना, 24 का सीपी किसके बराबर, 28 का एसपी। सीपी लेफ्ट साइड में है तो सीपी की वैल्यू राइट साइड में होगी, एसपी राइट साइड में है, इसकी वैल्यू लेफ्ट में होगी 24। तो 28 की वस्तु 24 में बेची, 4 रुपए का लॉस हुआ, 1/7, ये क्या होता है 14.14%। ये लो रिजल्ट आ गया। जो मैंने आपको पीछे 2-2, 3-3 इनके तरीके बताए थे, और ये भी कहा था कि एग्जाम अप्रोच आपकी ये रहती है तो इनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से करें। 31 नंबर देखना, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसका लाभ या हानि। देखो, इसको अगर आप ऐसा करना चाहें तो आपको पता है, खरीदा किसी वस्तु को, लॉस हुआ है, लेस किया और बेच दिया।
प्रॉफिट होता प्लस पी कर देते। एक बात यहां पर आपको बताई थी मैंने कि जितनी वस्तुएं आपने खरीदी उतनी की उतनी जब तक आप नहीं बेचेंगे तब तक आप बता ही नहीं सकते लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। तो इसने क्या कहा 25 संतरे बेचे। तो एक तरीका तो ये था कि 25 का एसपी, 25 खरीदे भी होंगे तो 25 का क्या करोगे सीपी, और लॉस कितने का हुआ 5 संतरों का विक्रय मूल्य, 5 का क्या लिखते थे एसपी, ये इधर चला गया। 25 का सीपी बराबर 30 का एसपी आ गया। सीपी की वैल्यू 30, एसपी की वैल्यू 25। 30 रुपए की चीज 25 में बेची, 5 का लॉस किस पर 30 पर, 1/6 आपका क्या आ जाएगा 16, 2/3% आ गया। एक तरीका तो ये था। एक मेथड हमने ये सीखा था कि जब भी कभी अगर वो कहता 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो रहा है तो हम मानते एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए। अगर वो ये कहता कि 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो रहा है तो हम क्या मानते एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपए। ये कॉन्सेप्ट बेहतर है क्योंकि वहां इससे अगर हम लोग करेंगे 1 रुपए का एक बेचा इस फॉर्म के अंदर तो अपना टाइम बचेगा। तो इस सवाल में क्या मानना था 5 संतरों के विक्रय मूल्य, तो एक का विक्रय मूल्य क्या हो गया 1 रुपए। 25 को बेचा कितने में भाई 25 रुपए में, 25 को 25 रुपए में बेचा, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई हानि, हानि 5 रुपए की, बेचा 25 में तो खरीदा कितने में था भाई 30 में, 1/6 क्या आ जाएगा 16, 2/3% ऑप्शन सी। तो अगर आपने ये वाला जो मेथड है इसको अगर डील कर लिया है तो आप सीधे सीधे इस सवाल को इस वे के अंदर डील कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको एग्जाम अप्रोच बताई जाती है वो बड़ी ही ऑथेंटिक होती है और उस पर खूब टाइम दिया गया होता है। अगला सवाल देखना, इसने क्या कहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या माना 1 रुपए, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या हो गया 11 रुपए, बेचा कितना है भाई 33 मीटर, खरीदा भी कितना होगा 33। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा 1 रुपए मान लिया है, तो 33 का कितना होगा 33 रुपए। ऊपर लॉस है नीचे सीपी है, इसी से तो लॉस परसेंट निकलेगा। 1/3 आपको दिख रहा है 33.33%, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया, लिखा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 33 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखना क्या कहा। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता, उन्हें 40% लाभ पर बेचता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिले। इंपॉर्टेंट सवाल था, ये कहा था मैंने कि एक आर्टिकल को टारगेट कर दो। ठीक है, कैसे करोगे टारगेट, देखो जैसे एक आर्टिकल की आपने क्या किया, एक आर्टिकल को लिया, सीपी परसेंट में लिखी और आगे सीपी रुपए में लिख दी। ऐसे ही उसकी एसपी परसेंटेज में लिखी जो कि एसपी रुपए में आपने बना लिया आगे। ठीक है, ऐसे ही तो होता ना, 15% बराबर 25 रुपए हो गया, 30% बराबर इतने रुपए हो गया। फिर क्या करते थे, एक में दूसरे का डिवीजन करते थे, यही पैटर्न चलता था। फिर आपको क्या सिखाया था कि ये वाली बात इधर ले जाऊं, सीपी रुपीज में अपॉन में सीपी परसेंट, ये इसी को बताता है। इसको इधर भेज देते थे तो एसपी रुपीज के अंदर, और इसी का परसेंटेज क्या था एसपी परसेंटेज में। यहां मैंने लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला था उसमें आपको छोटी सी बात ये कही थी कि सारा का सारा खेल क्या है, एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल का सारा खेल है। और साथ में रेशियो करना क्या है, आपको एक आर्टिकल की सीपी रुपए में बतानी है और नीचे यही चीज आप सीपी परसेंटेज में बता दो। ठीक है, और इस साइड के अंदर आपको एसपी रुपए में बतानी है और ये की ये बात आप एसपी परसेंटेज में बता दो। कई बार क्या होता है, दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस दे के रखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली एसपी रुपए में एसपी परसेंट, दूसरी एसपी रुपए में एसपी परसेंट। मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि असल में आप क्या कर रहे हो, ऊपर कीमत रुपए में है, उसके नीचे उसकी परसेंटेज में वैल्यू। राइट साइड में भी ऐसे ही ऊपर रुपए में वैल्यू है, नीचे उसकी परसेंटेज में, लेकिन टारगेट किसको करना है, सिर्फ एक आर्टिकल को। तो 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदी, 10 रुपए में 7 खरीदी, एक की रेट कितनी आ गई भाई 10/7। खरीदा है तो इसका मतलब क्रय मूल्य किसको बताता है 100% को, पार्ट सोल्व हो गया। फिर क्या कह रहा है, उन्हें 40% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट 40% पर, तो सेलिंग प्राइस एक की कितनी आ गई 140%।
तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम, मैं मान लेता हूं 10 रुपए में x दे दे, तो एक की कीमत क्या हो जाएगी 10/x। इसी को तो सोल्व करके बताना है। ये वाला पार्ट यहां से खत्म हो गया, 10 से आपका 10 खत्म, 7 नीचे जाएगा, 7 इससे 2 बार कटा, ये 2 इससे 5 बार, 1/5 और ये नीचे x आ जाएगा 1/x। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न था, सिर्फ और सिर्फ ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी थी कि कैसे रेशियो के साथ इन सवालों को आप डील करें जिससे आपका सवाल तुरंत के तुरंत सोल्व हो जाए। एक बार बात पकड़ में आ गई, फिर इन सवालों में कुछ वैसे भी नहीं है। देखना 34 नंबर, 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है। एक टॉफी की कीमत कितनी होगी भाई, 1 रुपए में 32, एक की कीमत होगी 1/32। ठीक है, ये क्या बताता है, इसने बेच दिया, 40% का लॉस हुआ, 100% में खरीदा होगा, तो ये जो कीमत है एक टॉफी की क्या है 60%। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, 1 रुपए में x बेच दे तो एक की कीमत 1/x, और क्या कहना चाह रहा है 20% का लाभ, तो इसका मतलब 100% में खरीदा है, यहां ये एक की बेचने की कीमत है और 20% के लाभ पर इसका मतलब 120%। 60% ये इससे कट गया, 2 बार 32 नीचे आएगा, 2 16, 1/16 1/x, x की वैल्यू यहां से सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हैं 16। ये एक आपका काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न था, पढ़ाते टाइम भी आपको स्टार मार्क लगवाए थे कि इसको थोड़ा सा अच्छे से आप कर लेना। सवाल नंबर 35 की बात करें तो देखना इसने क्या कहा, सेम वैसा ही सवाल है। 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। एक नींबू की कीमत कितनी हो गई भाई 40/45, कितने की हानि हुई 20% की, हर नींबू पर ही होगी, तो ये कीमत असल में किसको बताती है 80% को। क्या कह रहे हैं 24 रुपए में कितने बेच दे x, तो एक की कीमत 24/x। क्या चाहिए भाई आपको, ये सेलिंग प्राइस है एक नींबू की, लाभ चाहिए 20% का, तो कितने में बेचोगे, सेलिंग प्राइस है तो 120%। सोल्व करें, 40 से काटोगे तो 2 बार, 40 से काटा आपने 3 बार, 3 से काटोगे ऊपर 8 बार, 8 से काटोगे 5 बार, आ गया। फिर देखना 5 से काटोगे तो 9 बार, ये क्या है 1/18 1/x, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 18। सोल्व हो गया। असल में आपको ये ऊपर वाला पैटर्न पकड़ना है, इसमें दोनों ही बार SP हो सकती है, दोनों ही बार CP भी हो सकती है, एक CP एक SP भी हो सकती है। चलो भाई सवाल नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में इसने आपसे क्या कहा, इसने कहा कि 10 रुपए में 11 नींबू की दर से कुछ 10 रुपए में 11 नींबू की दर से कुछ नींबू खरीदे, 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिए, पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आपको सिखाया था कि जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी की उतनी जब तक नहीं बेचोगे तब तक आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। तो ऐसे सवालों में क्या करते थे, पहले CP रुपीज ले रहे थे, SP रुपीज लेते थे और नंबर ऑफ आर्टिकल लेते थे। तो पहले केस में क्या है 10 तो रुपए हैं और 11 आर्टिकल, अगले केस में 11 रुपए हैं और 10 आर्टिकल हैं। क्या करते थे भाई कि इन दोनों कि 11 आर्टिकल खरीदे 10 आर्टिकल बेचे तो जस्टिफाई नहीं कर रही है, आर्टिकल इक्वल कर लो। 11 और 10 का एलसीएम 11 गुणा 10 या 110 होगा, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो इसके साथ भी होगा, ये 110 और ये कितना 100। 11 का नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये 121 और ये आपका कितना होगा 110। तो ऑल ओवर कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि जब आप 10 का गुणा करोगे 110 ये बनेगा, नीचे 11 का करोगे 110 ये बनेगा, आर्टिकल आपके ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्रय मूल्य को रुपए से गुणा किया, क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 100 रुपए। विक्रय मूल्य को आप रुपए से गुणा करो, इस क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, सेलिंग प्राइस 121 रुपए। 100 की चीज 121 में चलेगी तो प्रॉफिट कितने का 21% का। ये अपनी फाइनल अप्रोच निकल के आई थी कि हमें लिख लग करके नहीं करना है, सीधे सीधे आपका क्रॉस में पैटर्न बनेगा और उसी के थ्रू हम लोग चीजों को जस्टिफाई कर देंगे। कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाएं, पीडीएफ आपको दे रखी है, क्लास के लिंक सीधे सीधे उस पीडीएफ में ही आपको मिलते हैं। देखो, एक दुकानदार 3 रुपए की दर से 3 नींबू 2 रुपए की दर से खरीदता और उतने नींबू 3 रुपए में 2 की दर से। देखना इस केस के अंदर क्या करोगे, पहले केस में भी खरीदा है CP पहले वाली और CP उसने दूसरे वाली, 2 रुपए में खरीदे आर्टिकल उसने कितने 3। फिर देखना अगले केस में 3 रुपए में आर्टिकल खरीदे कितने 2,
ऑल ओवर अगर आप हिसाब करें तो देखना आर्टिकल सेम करूंगा तो ऊपर 2 का गुणा करोगे और नीचे 3 का करोगे, ऊपर 2 का करोगे तो 6 आर्टिकल, नीचे 3 का करोगे तो 6 आर्टिकल। टोटल 12 आर्टिकल उसने खरीदे कितने में, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 9 और 4 कितना 13 रुपए। तो फाइनली इन दोनों का समाधान क्या हुआ, उसने 13 रुपए के अंदर 12 नींबू खरीद लिए, बराबर बराबर 6 ये वाले 6 ये वाले। बेचा क्या उसने 1 रुपए में एक, तो 12 को कितने रुपए में बेच देगा भाई, 12 रुपए में। ये आसान है। अगर वो कहता 5 रुपए के 7 बेच दिए तो क्या करते, 5 रुपए लिखते यहां पर 7, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते। पिछले के कंपैरिजन में एक स्टेप यहां ज्यादा होती है। लाभ या हानि, 13 में खरीदा 12 में बेचा, 1 का लॉस 13 पर, 13 7 आपका 91, 9 बच गया, 7/9/13% आपका यहां से हो गया रिजल्ट। तो ये भी सवाल दोनों ही एक टाइप के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर आपका कितना 38। एक दुकानदार एक वस्तु को 400 में बेचने पर कुछ हानि होती है, यदि वह वस्तु को 1000 में बेचे तो उसे क्या होगा, दुगुना लाभ होगा। देखो है क्या, यहां पर आपके पास कुछ उसकी सीपी है, इधर बेचेगा तो x रुपए का लॉस होगा, मतलब इसका और इसका अंतर कितना है, 400 का x। अगर वो 1000 रुपए में बेच दे तो जितना लॉस है उससे जस्ट डबल फायदा। ये अंतर कितने का है, 600 का, और ये टोटल कितने का है, 3x का। यही तो इंपॉर्टेंट बात थी। यहां से यहां x है, यहां से यहां 2x है। 1000, 400 से 1000 पर गए तो अंतर 600 का, और ये वाला पूरा का पूरा कितना है, 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का भाग दे दो 200। वस्तु का क्रय मूल्य 400 में उसने बेचा, इसकी वैल्यू 200 आ गई, 200 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वस्तु की कीमत कितनी है आपकी, 600 रुपए। सीधे सीधे निपटा सकते थे एक दो बात लिख करके। 39 को देखना भाई, 39 में क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 10% सस्ती खरीदे। सीधे सीधे ही वो सवाल थे। देखो 100 रुपए में वस्तु खरीदी, 120 में बेची। अगले केस में क्या कह रहा है, 10% सस्ती, कितने में खरीद ले, 90 में। 15 में कम बेचे, वो बात तो बाद में देखेंगे। 30% का लाभ होता है, 90 में खरीदा, 90 का 30%, 9 गुणा 3 27, 27 में बेचोगे तो ये कितना आ जाएगा, 117। अब देखना पहले 120 में बेचता था, अब 117 में, कितने की कमी, 3 की। असल में कह रहा है 3 की कमी नहीं है, 15 रुपए की कमी है। किससे गुणा किया, 5 से। आपसे क्या पूछता है, वस्तु का क्रय मूल्य, 100 को 5 से करोगे, ऑप्शन सी आपका 500 रुपए आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पैटर्न था, ये भी डिटेल में बताया था। और आपको क्या कहा था कि पहले सारी की सारी चीजें रेशियो में ले लो 100 मान करके, और उसके बाद सीधे सीधे एक पॉइंट पर जाकर के आपको कंपैरिजन करना है, रिजल्ट आ जाएगा। देखो एक मकान और दुकान में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचने पर 20% की, मकान पर 20% की हानि, दुकान पर 20% का लाभ। क्या होगा, 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, 4% का यहां पर क्या आ जाएगा, लॉस। ऐसा ही था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। कब, जब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम होगी तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, दोनों ही बातें डिस्कस कर रखी थी हमने। तो चलिए भाई, आज के सेशन में जितना सोचा था उतने सवाल तो नहीं हो पाए, टारगेट तो लंबा था थोड़ा सा कि 50 के अराउंड सवाल कर लेंगे 1 घंटे में। चलो फिर भी मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकेगा। ये सेशन आपके लिए कैसा रहेगा, मतलब कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि फिर डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं पसंद आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, स्किप करते हैं भाई। ठीक है, कमेंट जरूर करें, सेशन ठीक लगता है तो भी कमेंट करें, अगर आपके कोई सुझाव है तो भी कमेंट करें। चलिए भाई, आज का सेशन यहीं तक। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।